कैंसर यूजुअली उसका रीजन इतना हम लोग को पता नहीं है। अक्सर यही बोलते हैं कि जीन्स आर इन्वॉल्व या जेनेटिक रीजन की वजह से ही होता है। There are two things. Breast cancer 10 to 15% जेनेटिक होता है कि अगर पेरेंट में मोस्ट कॉमन है BRCA1 and 2 तो वो बच्चों में आता है. So when you talk about Because genetic counseling or genetic testing, like what exactly do you mean? whenever we suggest any patient genetic counseling, it's not very simple. अगर आपको ये पता चल रहा है How can someone identify if the cancer is due to some lifestyle issue or some other risk factors की वजह से हुआ है या genes involved है इसमें? You have to go ahead with genetic test. There are chances कि आपका BRCA टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है. अगर एक ही फीमेल में मल्टीपल टाइम ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, एक बार हो रहा है फिर रेकरेंस हो रहा है, निप्पल में क्रस्टिंग हो रही है, या अगर ब्रेस्ट का जो स्किन है उसमें चेंज आ रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या हड्डी में दर्द हो रहा है, या गैस बहुत ज्यादा बन रहा है, दिस कैन बी सिम्टम ऑफ एडवांस ब्रेस्ट कैंसर. क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर लिवर में, लंग में, बोन में, इवन ब्रेन में भी स्प्रेड होता है. आज का एपिसोड जरूर अपने फैमिली के साथ बैठकर देखना और अपने हर फैमिली मेंबर के साथ शेयर भी करना, क्योंकि ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट है. इंडिया दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेस है जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं. और एक और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ वुमेन में ही नहीं बल्कि मेन में भी हो सकता है. कैसे, ये आपको पता चलेगा आज के हमारे पॉडकास्ट में. आज के पॉडकास्ट में हमारे डॉक्टर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ट्रीट किया जा सकता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क ज्यादा है. इसीलिए ये पॉडकास्ट हर घर तक पहुंचना जरूरी है. तो आज का कन्वर्सेशन हम करेंगे एक एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ जो एक रिनाउंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अंकिता पटेल. शी इज अ लीड कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर एट एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट एट वाराणसी. सो लेट्स गिव हर अ वार्म वेलकम एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम हर. और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमारे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमको फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम @its1life by Mankind Specialities, जहाँ मिलेंगे आपको और भी इंसाइटफुल एपिसोड्स ऑन वेरियस हेल्थ कन्वर्सेशन. सो आज का कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं. So hello ma'am and thank you कि आपने अपना इतना precious time दिया for our show which is Beyond the Pill. And you know through this medium हम right information spread करना चाहते हैं so that हमारे जितने भी viewers हैं through right education, right choices and healthy choices कर पाए. So thank you चेतना for having me here and we always look for opportunities कि कहाँ हम अपनी information को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोले कि maximum reach हो. बिकॉज जैसे कि हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं तो वी सी केसेस जो कि 2 साल 3 साल बाद आते हैं हमारे पास बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. करेक्ट. तो आई होप कि दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू मेक सम डिफरेंस इन सोसाइटीज माइंडसेट एंड I am sure like coming it from you, I think it's going to be impactful. And then you have such a pretty face, let me tell you. We are going to get a lot of viewerships out of this. So you know, just to start, we are ये वाला जो breast cancer podcast हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अभी breast cancer month, awareness month आने वाला है. So you know, just let's just understand कि ये month celebrate like why October is called as a breast cancer month. So as I said, breast cancer is one of the most common cancer not only in India, worldwide. Biggest challenge is कि patient या तो बहुत late stage में आते हैं, अर्ली भी आते हैं, लेकिन देयर इज सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पेशेंट जो कि लेट स्टेज में आते हैं. उनको ये नहीं पता होता है कि ये सिम्टम है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अगर ये रियलाइज भी हो जाता है तो उनको ये नहीं पता होता है कि कहाँ जाना चाहिए. तो राइट फ्रॉम प्राइमरी डिटेक्शन टू ट्रीटमेंट ये पूरा मंथ ऑब्जर्व करते हैं हर कैंसर हॉस्पिटल में. नॉट ओनली ऑन्कोलॉजिस्ट बट जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, बी इट नर्सेज, बी इट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, कैंसर स्पेशलिटीज में भी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन, सभी किसी ना किसी तरीके से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने की कोशिश करते हैं ताकि एंड रिजल्ट हो कि ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल हो जाए सोसाइटी में, जो कि है बट लेट स्टेज की वजह से नहीं हो पाता है. प्लस पेशेंट अपने सिम्टम्स को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होके हॉस्पिटल में आके अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट कराए ताकि हम रिजल्ट अच्छा दे सकें. एंड सो व्हेन वी आर टॉकिंग ब्रेस्ट कैंसर एंड वी नो कि ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली फीमेल्स में होता है, बट एक ऐसी भी फैक्ट है दैट मेन आल्सो गेट ब्रेस्ट कैंसर. यस.
So female, anybody having breast is prone to get breast cancer. Okay. That is for sure. But male can also get breast cancer. 0.5 to 1% male, they get breast cancer. Especially अगर वो genetically positive हैं, BRCA positive हैं, या किसी तरह का syndrome है उनको, या किसी भी वजह से उनके body में hormones का level ज़्यादा है, तो there are chances कि males में, उन males में breast cancer होने का जो risk है वो बढ़ जाता है. But in general 1% risk होता है males को भी breast cancer होने का. तो अभी आपके इतने साल के प्रैक्टिस में हैव यू सीन Three. एनी? Oh, 3 cases and all are cured. that's good, that's good. Yeah, So yeah. how did they identify कि उनको breast cancer की possibility है? So they didn't come upfront. उन्होंने पहले अपने locally available doctor को दिखाया था. They had lump, no doubt they had lump. Biopsy हुई, it came out to be breast cancer. उसमें एक पेशेंट ऐसे थे जो मेटास्टेटिक स्टेज में आए थे, बाकी 2 अर्ली स्टेज में आए थे, एंड once positive on biopsy they were referred to us. So ऐसे possible है कि breast cancer can also be like a secondary cancer, मतलब primary site of the location is somewhere else in men, but then it has metastasis to. दूसरे ब्रेस्ट में जा सकता है. Okay. बट मेल में अगर कहीं और है, ब्रेस्ट में मेटास्टेसिस यूजुअली चेस्ट वॉल मेटास्टेसिस हो सकता है, लंग मेटास्टेसिस हो सकता है, particularly breast metastasis, secondary breast cancer, rare. Rare chances. Yeah. Okay. At least I have not seen any case till now. We wouldn't also want to see it. So okay, now talking about breast cancer in female, and then जब हम female की बात करते हैं, you know, the most important gift that we have is like pregnancy. But then आजकल breast cancer बहुत young females में भी देखा जाता है. तो what like during the treatment or even after the breast cancer treatment, does it hamper the pregnancy part or the fertility part in a woman? Very good question. इसमें 3 चीजें देखनी होती हैं. फर्स्ट, तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गए. पहला, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, या आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर अगर पेशेंट प्रेग्नेंट होना चाहते हैं. तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो अब उसमें इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की एज क्या है, स्टेज क्या है ऑफ कैंसर, और तीसरी चीज, हाउ प्रेशियस इज द प्रेगनेंसी. Okay. अगर प्रेशियस है प्रेगनेंसी, तो देयर आर मेनी कीमोथेरेपेटिक ड्रग. इनफैक्ट जितने भी ड्रग्स यूज होते हैं, मोस्ट ऑफ देम कैन बी गिवन ड्यूरिंग ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट. Okay. फॉर एग्जाम्पल, कोई फीमेल आती है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है और वो अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर पे है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम यूजुअली कीमोथेरेपी नहीं देते, क्योंकि उस समय ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, मतलब जो अंदर फीटस फॉर्म हो रहा है उसके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं. तो पहले 3 महीने में हम कोई भी कीमोथेरेपी नहीं दे सकते हैं. बट सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स और डिलीवरी के एटलीस्ट 4 वीक्स पहले तक हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं. ऐसे कीमोथेरेपी में चूज करने होते हैं जो प्लेसेंटा क्रॉस ना करे, बेबी को हार्म ना करे. अगर लगता है कि पेशेंट ऑपरेबल है, ऑपरेट कर सकते हैं, तो सर्जरी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंडर हाई रिस्क किया जा सकता है. वी नेवर गिव हार्मोनल ट्रीटमेंट या जो टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी अगर उस पर्टिकुलर कैंसर में अगर जरूरत है, तो हम कभी भी प्रेगनेंसी में वो ड्रग्स नहीं दे सकते हैं. Okay. तो इन शॉर्ट, सर्जरी एंड सम कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स अगर हम पेशेंट को स्ट्रेटिफाई करके दें, तो दे कैन बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Okay. एंड एक बार डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद हम कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर का Okay. जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं. अगर ट्रीटमेंट खत्म हो एंड पेशेंट इज ऑन हार्मोनल ट्रीटमेंट और प्रेगनेंसी हो जाती है, इट शुड बी अबॉर्टेड. Okay. वो नहीं कंटिन्यू कर Okay. सकते, क्योंकि हार्मोनल ट्रीटमेंट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फीटस. Okay. अगर आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया है, हार्मोनल ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, लाइक 10 इयर्स का Okay. स्पैन होता है, 5 to 10 इयर्स, वो खत्म हो गया है, तो उसके 15 to 18 मंथ्स के बाद आप प्रेगनेंसी कर सकते हैं. यू कैन गो हेड विथ प्रेगनेंसी. एक और सिनेरियो होता है, सपोज पेशेंट इज ऑन हार्मोनल ट्रीटमेंट, अभी ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ एंड शी वांट टू कंसीव, तो विल होल्ड द ट्रीटमेंट. हार्मोनल ट्रीटमेंट हम रोक देंगे, और ये हम 2 साल बाद प्लान कर सकते हैं. जैसे आज ट्रीटमेंट खत्म हुआ, आज से पेशेंट को 10 साल तक हार्मोन पे रहना है, तो 2 साल तक अगर हार्मोनल थेरेपी हो चुका है, तो उसके बाद हम हार्मोन्स रोक देंगे. विल वेट फॉर फ्यू मंथ्स, मे बी 3 or 4 months. उसके बाद शी कैन कंसीव, और जब डिलीवरी हो जाए, देन शी कैन अगेन स्टार्ट विथ हार्मोनल ट्रीटमेंट. But सो then- इट हैज टू बी प्रॉपरली प्लान्ड. बट ये पूरा साइंस है, ये पूरा लिटरेचर है. Yes. बट पेशेंट को जैसे ही पता चलता है कि हमको Yes. कैंसर है Yes. और आई एम प्रेग्नेंट, Yes. हम लोग कितनी भी काउंसलिंग करेंगे, वो जाएंगे अबॉर्शन करा के आ हाँ, true, जाएंगे. that is what. एक सोशल स्टिग्मा भी रहता है कि ठीक है, कैंसर है तो बच्चे में कैंसर आ That जाएगा. is what. ऐसा जेनेटिक में हो सकता है, हम्म. बट हर कैंसर में नहीं होता. कैंसर यूजुअली उसका रीजन इतना हम लोग को पता नहीं है, तो हम
अक्सर यही बोलते हैं कि जीन्स आर इन्वॉल्व या जेनेटिक रीजन की वजह से ही होता है, तो इट्स ऑब्वियस दैट हर किसी के दिमाग में आएगा कि अरे आई मीन देयर इज नो पॉइंट टेकिंग चांस ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट बिकॉज इट माइट जस्ट गेट पास्ड ऑन टू द चाइल्ड. देखिए, अगर जेनेटिक कैंसर है तो वो आप ट्रीटमेंट के टाइम करिए प्रेगनेंसी, या बाद में करिए, वो आएगा. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर आर टू थिंग्स. ब्रेस्ट कैंसर 10 to 15% जेनेटिक होता है कि अगर पेरेंट में वो जीन है, मोस्ट कॉमन है BRCA1 and 2, तो वो बच्चों में आता है. जस्ट 10 to 15%. बाकी जो है वो एक्वायर्ड म्यूटेशन होता है, Okay. जो कि ट्रांसफर नहीं होता है. Okay. ठीक है, तो अगर आप जेनेटिकली प्रोन हो तो वो कभी भी होगा, तो वो बच्चे में जाएगा, बिकॉज इट इज इन जीन. So they should avoid. नहीं, तो उसमें भी प्रोटोकॉल है कि आपको कब करना चाहिए. बच्चा हो गया है तो उसके बाद बच्चों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो वो पूरा एक गाइडलाइन है. प्लस स्क्रीनिंग अर्ली स्टार्ट हो जाता है. जैसे इन जनरल हम स्क्रीनिंग 40 इयर्स के बाद शुरू करते हैं, बट अगर कोई फीमेल है जो जेनेटिकली प्रोन है, जेनेटिकली पॉजिटिव है, BRCA1 2 पॉजिटिव है, तो उनकी स्क्रीनिंग हम 25 से 30 साल पे स्टार्ट कर देते हैं. Okay. सो देयर इज सेपरेट प्रोटोकॉल. और आगे, और इट्स नॉट जस्ट फीमेल सिबलिंग्स और फीमेल रिलेटिव्स, मेल में भी होता है. अगर कोई जेनेटिकली पॉजिटिव है तो ब्रेस्ट कैंसर के अलावा ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, इन सब का भी रिस्क बढ़ जाता है. So I have just recently I have seen similar case in my family. She had got ovarian cancer and her mother died because of breast cancer. She doesn't want to conceive. She's going towards adoption because उनको लग रहा है कि ये genetically pass on हो रहा है. So she's like, I don't want to conceive now. I don't want to give a chance to pregnancy. Let me adopt the kid. That is like fair enough, but it's always better to go ahead with genetic counseling, get the test done, and then decide. So when you talk about Because- genetic counseling or genetic testing, like what exactly do you mean by So it? what counselor do, whenever we suggest any patient genetic counseling, it's not very simple. अगर आपको ये पता चल रहा है कि so there is lot of trauma Yes. and there is lot of apprehension. Yes. प्लस हमें ये भी देखना, अगर हमें पता चल जाएगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, Correct. राइट? सो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स अबाउट इट. सो जेनेटिक काउंसलर का काम होता है, पहले वो आपसे बात करेंगे, आपका पूरा फैमिली ट्री समझेंगे, किसको कैंसर था, किस एज में हुआ, उसके साथ कुछ और एसोसिएटेड था कि नहीं. बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन है, जेनेटिक इज जस्ट 10 to 15%. बाकी सब कुछ आपकी लाइफस्टाइल, True. आपके वेट, Yes. आपके फिजिकल एक्टिविटी, Yes. आपके स्ट्रेस लेवल, स्लीप लेवल, स्लीप साइकिल, इन सब पे डिपेंड करता है. तो वी कैन नॉट जस्ट Blame, हाँ. ब्रिंग जेनेटिक इन एवरीथिंग. इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आपको लगता है, गो हेड विद जेनेटिक काउंसलिंग, गेट योर जेनेटिक टेस्ट डन. अगर वो पॉजिटिव है, देन यू कैन टेक योर कॉल. So before starting the podcast, we had this discussion about कि how can someone identify if the cancer is due to some lifestyle issue or some other risk factors की वजह से हुआ है या genes involved है इसमें. So we have to see the age of the patient, molecular markers, IHCs, ER, PR, HER2. So अभी ये देखा, पहले ये होता था कि 50 के ऊपर कैंसर ज्यादा कॉमन होता था, बट अब 25% कैंसर ऐसे होते हैं जो 40 इयर्स के नीचे हो रहे हैं. Yes. अगर फीमेल TNBC, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट Hmm. कैंसर, ER नेगेटिव, PR नेगेटिव, HER2 नेगेटिव, तो TNBC in young patient, you have to go ahead with genetic test. Okay. There are chances कि आपका BRCA टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है. प्लस अगर एक ही फीमेल में मल्टीपल टाइम ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, एक बार हो रहा है, Okay. फिर रेकरेंस हो रहा है, या डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स में जैसे मदर हैं, मौसी हैं, सिस्टर है, उनको कैंसर हो रहा है, मल्टीपल फैमिली Okay. मेंबर्स को हो Okay. रहा है, उसमें कराना चाहिए. या अगर सेम फैमिली में मेल ब्रेस्ट कैंसर हुआ है पहले, Okay. तो Okay. उसमें कराना चाहिए. इवन मेल ब्रेस्ट कैंसर अगर पेशेंट है तो उनको भी जेनेटिक टेस्ट कराना चाहिए. Okay. इसके अलावा कुछ रेसेस होते हैं, अगर उसमें कैंसर हो गया तो उनको कराना चाहिए. इसके अलावा अगर मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर या पैंक्रियाटिक कैंसर, मतलब सेम फैमिली के मेल में Okay. प्रोस्टेट कैंसर, मेल या फीमेल में प्रोस्टेट या पैंक्रियाटिक कैंसर Okay. या ओवेरियन कैंसर Okay. है, तो इन सब पेशेंट्स को जेनेटिक टेस्ट कराना चाहिए. Okay. So they're more prone to pass दे आर it मोर on. प्रोन. Okay. Understood. मोर प्रोन. या अगर BRCA1/2 पॉजिटिव होता है तो BRCA1/2, ये सारे कैंसर्स लाइक मेल ब्रेस्ट कैंसर, Understood. ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट, पैंक्रियास, तो जब हमें ये फाइंडिंग मिल रही है तो रेट्रोस्पेक्टिवली वी हैव टू सी वेदर इट इज ड्यू टू, वी हैव टू रूल आउट कि जेनेटिक Correct. की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है. Yes. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, फैमिली ट्री क्लियर होना चाहिए. जेनेटिक काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. So, this is
लेकिन इम्पोर्टेंट अवेयरनेस मैसेज विच आई फील कि पास ऑन होना बहुत जरूरी है. So we get To the many masses. calls. Yeah. We treat many patients. अब उनके बच्चों की शादी होती है तो we get many calls कि शादी में प्रॉब्लम हो रही है, वो कह रहे हैं मदर को है तो इनको भी होगा. तो वही एडवाइस की ठीक है, एक तो आप आपस में पहले बात करो, इफ यू वांट वी कैन टॉक, कि ऐसा जरूरी नहीं है, दिस इज एन आइसोलेटेड केस, सोमैटिक चेंजेस हो सकते हैं, सिर्फ एक ही है, बट इफ यू वांट टू बी मोर श्योर यू कैन गो अहेड विद जेनेटिक टेस्टिंग. ये दोनों मतलब इट्स गुड ओनली इफ यू आर मोर अवेयर, इट इज मोर मैनेजेबल. और अभी इतने एडवांसमेंट्स आ गए हैं, सो व्हाई नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ इट. एंड देयर आर ड्रग अगेंस्ट ब्रेका. ओके, सो बहुत सारे ड्रग्स आ गए हैं, ओलापेरिब और निरापेरिब, देयर आर मेनी ड्रग्स. तो अगर आप पॉजिटिव भी हो उसके लिए भी मेडिसिन है, बट वो मेडिसिन देने के लिए यू हैव टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड. That is important. Correct. Even on social media, we are saying ki how big names are also, you know, getting this kind of cancer and they are surviving and coming out of it. Like inspiration build हो रहा है वो उन लोगों से. हाँ, because they have access to best medication, Yes. they have access to Correct. everything and they avail it. Yes. We have in our basket, ये मुझे लगता है हर जगह ये issue, we have in basket everything. हम पेशेंट को एडवाइस भी कर देते. सो वेरी रिसेंटली आई गॉट अ यंग पेशेंट TNBC. तो हमारे पास पेशेंट आने से पहले ऑलरेडी बहुत जगह जा चुके होते हैं, एंड शी वाज given all sort of chemotherapy. Young patient TNBC, no genetic test was done. Powders she took, मतलब इससे कैंसर ठीक होता है, बहुत सारी चीजें. जब हमारे पास आए तो उनके पैसे पूरे खत्म. TNBC, 30-year-old female, she is ideal candidate to go ahead for genetic testing, but उसके पास पैसे नहीं है. So we have in our basket बहुत सारी चीजें, but then patient कितना करा पाते हैं, we advise everything. So it's our responsibility कि हम patient को उनके molecular marker, उनके stage, उनके एज के हिसाब से जो भी recommended है we have to advise, but then it's up to patient कि वो क्या क्या चीजें करा लेते हैं. जो हम celebrities की बात करते हैं वो हर चीज कराते हैं. तो जब आप सारी चीजें कराओगे जो भी recommended है as per your stage and disease status, आपका रिजल्ट यूजुअली अच्छा होता है. बट अगर आपको 10 चीजें बोली गई, आप उससे 5 करा रहे हो, 5 नहीं करा रहे हो, रिजल्ट कहीं ना कहीं शायद कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. यस, दैट इज ट्रू. एंड यू नो कैंसर का, सो यू ऑफर एवरीथिंग. इट्स व्हाट दे, आई मीन उनको लगता है कि ठीक है सर्जरी हो गई, काफी बार होता है सर्जरी हो गई, अब कीमो की क्या जरूरत है, सर्जरी होगी, हार्मोन से क्या होगा. ये भी एक लगता है कि हाँ सर्जरी ही हर चीज का रामबाण है. यस. सो ब्रेस्ट कैंसर इज अ सिस्टमिक ट्रीटमेंट. इवन अगर 2 सेंटीमीटर का लंप है उसमें भी हमें कीमो देना है, क्योंकि वेरी अर्ली इन डिजीज प्रोसेस माइक्रोमेटास्टेसिस बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है. इसीलिए हो सकता है ब्रेस्ट लंप छोटा हो, लेकिन जब स्कैन हो पेट स्कैन तो बोन मेट्स हो सकता है, लिवर मेट्स, लंग मेट्स. तो ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट अ लोकल डिजीज, इट्स अ सिस्टमिक डिजीज. यही तो है ना. आई मीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, कि उनको लगता है कि अभी तो हो गया ना, छोटी सी गांठ थी, हाँ छोटी सी गांठ थी वो निकल गई है. गांठ थी 3 साल पहले, जांच नहीं कराए थे और अब डिजीज फैल के आई है. तो अगर उस समय जांच हो जाती, तो मेरा एक ये भी मैसेज है, कहीं भी अगर बायोप्सी हो रही है किसी भी पार्ट का, उसे एटलीस्ट आप टेस्ट के लिए भेजो. सर्वाइकल कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, या किसी भी तरह का कैंसर, इवन गॉल ब्लैडर आप निकलवा रहे हो, जस्ट सेंड इट फॉर बायोप्सी. यस, आपके डॉक्टर डेफिनेटली सजेस्ट करते होंगे, तो वो करा लेना चाहिए. राइट. आई मीन वो हो जाता है ना कि बायोप्सी के लिए बोल रहे हैं, यानी कि कैंसर होने के चांसेस हो सकता है 90% वो नेगेटिव हो. हाँ, वो फियर से ही. बट व्हाट इफ अगर 10% पॉजिटिव हो, आप अर्ली स्टेज में, आप ठीक हो जाओगे, आपका रिकरेंस रिस्क बहुत ज्यादा लोअर डाउन हो जाएगा. यस, इट्स द फियर दैट इज एसोसिएटेड विद द वर्ड कैंसर, और कुछ नहीं. रिपोर्ट में आ जाएगा तो क्या होगा. तो रिपोर्ट में तो पता चल जाएगा क्या है, वो तो ऑलरेडी है. एंड यू नो कैंसर का यही है कि जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो अक्सर लेट आते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन है द सिम्टम्स पार्ट ऑफ इट. कि हम लोगों को लगता है कैंसर मीन्स लंप है, कोई गांठ है तो ही उसको कैंसर हम बोल सकते हैं. वो गांठ अगर कुछ पेन दे रही है या कुछ परेशान दे रही है, देन यू नीड टू गेट इट चेक्ड, वरना ठीक है. इसी चक्कर में काफी केसेस ऐसे हैं जो राइट टाइम पे डायग्नोस नहीं हो पाते हैं. यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगी. बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, अब बहुत केसेस अर्ली स्टेज में भी आ रहे हैं. 20 to 30 ईयर्स में बहुत सारी यंग गर्ल्स आती है लम्प के साथ. सो दैट इज अ वेरी गुड साइन. यस. और 20 to 30 ईयर्स में 95% लम्प्स नॉन मेलिग्नेंट होते हैं, रादर 97% वो कैंसरस नहीं होते. वो फाइब्रोइड एडिनोसिस या इस तरह का बिनाइन लीशंस होते हैं. बहुत सारे पेशेंट अब अर्ली स्टेज में भी आ रहे हैं. सो सिर्फ लंप होना ही ब्रेस्ट कैंसर का साइन नहीं है, और लंप पेनलेस,
टू स्टार्ट विथ, ब्रेस्ट लम्प इज यूजुअली पेनलेस. Okay. पेन जब होता है जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है या चेस्ट वॉल को इन्वॉल्व कर लेता है, तो इट कैन बी पेनफुल, बट टू स्टार्ट विथ इट इज यूजुअली पेनलेस, इसीलिए डिले भी हो जाता है. इसीलिए हर महीने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए बोला जाता है. उस पर मैं बाद में आऊंगी. तो अगर लंप है एंड अगर पेनलेस है तो इट शुड बी लाइक डेफिनेटली चेक्ड. ओके. इसके अलावा अगर निपल में क्रस्टिंग हो रही है या अगर ब्रेस्ट का जो स्किन है उसमें चेंज आ रहा है, कोई नोड्यूलैरिटी या जैसे संतरे का छिलका होता है जिसको हम प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस कहते हैं, उस तरह की चीज हो रही है, या एक्जिला जो बगली होता है वहां पे अगर कोई लंप फील हो रहा है, या गांठ है, लंप है, उसके साथ आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या हड्डी में दर्द हो रहा है, या लोअर लिम्ब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या गैस बहुत ज्यादा बन रहा है, पेट फूल रहा है, तो दिस कैन बी सिम्टम ऑफ एडवांस ब्रेस्ट कैंसर. क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर लिवर में, लंग में, बोन में, इवन ब्रेन में भी स्प्रेड होता है. जैसे मैंने बोला कि मॉलिक्यूलर मार्कर हो सकता है कि ER पॉजिटिव, PR पॉजिटिव एक बड़ा लंप हो वो स्प्रेड ना किया हो, बट एट द सेम टाइम अगर TNBC है, ट्रिपल नेगेटिव, या HER2 पॉजिटिव है, तो हो सकता है वो छोटे स्टेज में भी मेटास्टेसाइज कर गया हो. इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर में बायोप्सी के बाद पूरी बॉडी का जो चेकअप होता है, जो हम या तो MRI से या पेट स्कैन बेस्ट उससे हम करते हैं, बिकॉज दिस इज द प्राइम मोडालिटी जिससे हम पूरी बॉडी का स्कैन कर सकते हैं कि डिजीज कहीं फैला हुआ है कि नहीं. नाउ वी अंडरस्टूड कि कैसे सिम्टम्स होते हैं, देन वी गो टू द डॉक्टर, बट देन आई रियली वांट टू टच अपॉन कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस वंस द फीमेल और अ पेशेंट कम्स टू नो कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एंड देन यू से दैट टू द पेशेंट. उसके बाद का जो ट्रॉमा है, एंड देन हाउ डू दे टेक इट? आई मीन यू मस्ट बी डीलिंग विद सच पेशेंट्स ऑन द रेगुलर बेसिस. इसमें भी आई हैव सीन स्पेक्ट्रम. देयर आर पेशेंट जो इतने अवेयर हैं कि जैसे उनके पास रिपोर्ट आती है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया या गूगल से सर्च करके सब कुछ वो ऑलरेडी समझ चुके होते हैं. फैमिली काउंसलिंग ऑलरेडी होती है. तो वी हैव really strong patients. Few patients are really कि मैडम हमें सब पता है, अब तो लड़ना है, हो चुका है. Nice. But there are subset of patients जहाँ पे हमें पता होता है कि ठीक है, क्लिनिकली देख के कि कितना एडवांस है, क्या ट्रीटमेंट होता है, बट हम बहुत स्लोली नेविगेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उन्हें बताते हैं. प्लस वी आस्क पेशेंट अटेंडेंट एज वेल कि एक बार घर पे इनकी काउंसलिंग करिए. और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो समझते ही नहीं है. There are पेशेंट जो स्टेज 4 में जो काफी दिन से चल रहे हैं, 2 साल 3 साल हो गया, they have to be on some kind of hormonal treatment. मैडम इतने साल हो गए हैं अभी तक दवाई चल रही है. तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम, देखिए आपकी हड्डी में था, आपके लिवर में था, आप जिस दिन मेडिसिन रोकेंगे उस दिन चांसेस हैं कि आपका डिजीज जो है वापस आएगा. तो वो सुनते हैं, वो घर जाते, फिर नेक्स्ट टाइम मैडम और कितना चलेगा, अभी इतने साल से तो चल रहा है, सबका खत्म हो चुका है. तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स, बट बहुत पेशेंट पूरी स्ट्रेंथ के साथ वापस आते हैं एंड वो पूरा ट्रीटमेंट आराम से कराते हैं. क्योंकि ऐसी भी फैमिलीज या ऐसी भी लेडीज हैं जिनकी फैमिलीज मतलब इतना हेल्प या सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है उनके पास, यू नो, टू टेक केयर ऑफ द every household activity or even to take care of the kids, or you know, then they start feeling very burdened. कि ट्रीटमेंट के साथ मतलब द बॉडी हैज टू डील, इसके साथ साथ ही मेंटली आल्सो दे गेट यू नो हरास्ड कि कितना, लाइक हाउ मच एम आई फिजिकली एग्जॉस्टेड आल्सो, एंड फियर ऑफ अननोन, एंड फियर ऑफ मे बी डेथ. ऐसा भी होता है कि कैंसर इज एसोसिएटेड विद डेथ. यस, दैट इज व्हाट. नो, मैं समझाती हूँ कि चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट एक्सपायर, उसे कोई प्लान करने का टाइम नहीं मिला, अपनी लाइफ उसने प्लान नहीं की. 40-44 इयर्स में लोगों की डेथ हो जाती है कार्डियक अरेस्ट से. उनके पास कोई टाइम नहीं होता है, मतलब उनको टाइम ही नहीं मिला अपनी चीजों को मैनेज करने का. कैंसर किसी को ना हो, बट अगर होता है तो कैंसर आपको टाइम देता है, डेफिनेटली टाइम देता है. अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर इज क्यूरेबल नाउ. अगर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो इट इज क्यूरेबल. अगर एडवांस स्टेज में भी डिटेक्ट होता है तो वी हैव टारगेटेड थेरेपीज. जैसे मैंने बोला जेनेटिक है, उसके लिए भी मेडिकेशन है. अगर HER2 है तो उसके लिए भी मेडिकेशन है. 1 साल तक चल गया तो रिजल्ट इज रियली गुड. अगर TNBC है तो उसका अलग ट्रीटमेंट मोडालिटी, मतलब जो हम एजेंट्स यूज करते हैं. तो देयर आर ड्रग्स जिससे आपकी लाइफ जो लॉन्जेविटी प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों इम्प्रूव कर जाती है. एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, लाइफ बहुत सारे पेशेंट हैं, शी लाइक एक पेशेंट है 60 इयर्स एंड शी स्टार्टेड वीपिंग. मैंने पूछा एक बात बताइए, आप 60 इयर्स की, आप सब आपने सर्वाइव किया पूरा कैंसर, अब ठीक है आप, शी इज ऑन हार्मोनल, बट हार्मोनल के जो साइड इफेक्ट्स है थोड़े बहुत, तो शी वाज डिप्रेस्ड. मैंने बोला आपके साथ के कितने लोग हैं जो अभी हैं जिंदा,
राइट, कितने Correct. लोग हैं। तो इस तरीके से कभी कभी हमें समझाना Correct. पड़ता है राइट, कि इफ यू आर क्योर्ड, यू नो, या आई थिंक दैट इज अ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग, करेक्ट, एंड देन यू आपको स्टार्ट उसको नेगेटिव नहीं लेना है, Right. आपको उसको एज अ पॉजिटिव yes, वे that में is लेना true, है। that is true. And you know, this is the main challenge कि जैसे ही उनको कैंसर के बारे में पता चलता है, उनका सबसे दे एसोसिएट इट विद डेथ। डेथ, ये इसकी मैं अब मर जाऊंगी क्या, या मैं कौन से स्टेज में हूँ, हाँ, एंड more than death or more than stage, it's like, do I have to get my breast removed? And that excision या वो जो stigma उनमें, बॉडी pressure, इमेज इश्यूज। हाँ, मतलब they start feeling insecure, and Hmm. after and during the treatment also I feel कि this is like a main challenge which any woman would have in their mind, क्योंकि they all know कि breast cancer है, मतलब maybe कि मुझे अपना breast remove करना पड़ेगा। True. So there are two type of surgeries. एक होता है MRM, जिसमें हम modified radical mastectomy करते हैं, जिसमें हम पूरा breast remove करते हैं। दूसरा होता है breast conservation plus oncoplasty। तो अगर early stage में patient detect होती हैं, तो उनका breast preserve किया जाता है। Cosmesis, अब oncoplastic surgeons बहुत अच्छे आ गए हैं, ओके, तो वो कॉस्मेसिस को मेंटेन करते हैं। काफी बार तो आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ऑपरेटेड साइड है, कौन सा Wow. नॉन ऑपरेटेड। बट द कंडीशन इज कि आपका जो ब्रेस्ट का वॉल्यूम है और जो डिजीज का वॉल्यूम है, देयर हैज टू बी गुड रेशियो। ओके, अगर आप एडवांस केस में आए हैं, पूरा ब्रेस्ट इज इन्वॉल्व बाई कैंसर, तब उसमें कंजर्व करना रेकमेंडेड भी नहीं है, रिस्की होता है बेसिकली, और Okay. पॉसिबल भी नहीं होता है। ओके, काफी बार अगर मार्जिनल डिजीज है तो वी गिव कीमोथेरेपी, उसको छोटा करके, एंड देन वी गो अहेड विद ब्रेस्ट कंजर्वेशन ट्रीटमेंट बेसिकली। Okay. सो एंड ऑफ द लाइक ये है कि आप अर्ली स्टेज में आएंगे, वी करेक्ट, हैव मेनी थिंग्स टू ऑफर, That is ब्रेस्ट true. कंजर्वेशन, लॉन्जिविटी एंड एवरीथिंग। बट अगर एडवांस स्टेज में आते हैं तो डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। बट देन जब आप पेशेंट को ये सब चीजें समझाते हो, आई मीन डोंट दे क्वेश्चन कि इसमें कितने पैसे लगेंगे, क्या मैं ये अफोर्ड कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरे ट्रीटमेंट में ही सारे पैसे लग चुके हैं। बिकॉज अब इतने सारे एनजीओज हैं, हम्म, आयुष्मान भारत है, सीएम फंड है, हम्म, प्लस इतने सारे टीपीएज हैं, तो फाइनेंशियल इश्यूज अब बहुत कम पेशेंट को आता है। that's a तो good एट दिस news. पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये बोलना चाहूंगी, आज के दिन अगर कोई भी पेशेंट हम्म, अपने सिटी के बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो वो आराम से करा सकता है, क्योंकि इतने सारे एड्स आ गए। यही शायद 10 साल पहले नहीं था। अभी पेशेंट इन सारे एड से, प्लस आपकी क्राउड फंडिंग बहुत एक्टिव है। क्राउड Correct. फंडिंग एक सोशल Right. प्लेटफॉर्म है Right. जहाँ पे आप अपील कर सकते हो, Right. आपको Right. फंड्स आ जाते हैं। तो अगर आपको पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ अप्रोच करना है, क्योंकि हर कैंसर हॉस्पिटल में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, दे Okay. गाइड यू कि आप किस Okay. चीज के लिए एप्लीकेबल हो Okay. और आपके लिए क्या हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ हॉस्पिटल्स में उनके खुद के एनजीओज रन करते हैं। So I think cancer treatment is very much affordable now. So we don't face much problem. So I have like a piece of information to give here कि we also have like स्वास्थ्य 365 patient support program, जहाँ हम सारे patients को free diet consultations, free physiotherapy rehab and free psychiatry, clinical psychiatry counseling का support भी देते हैं patients को. So any patients who feels कि ये सारी services वो afford नहीं कर पा रहे हैं, access नहीं कर पा रहे हैं, so we also provide this service for our patients. I think this is very important क्योंकि Yeah. cancer treatment is multifactorial. Yes. Because we are not dealing with a machine Right. or non-living Right. object. Correct. We are treating with a human being Right. जिनका एक physical health होता है, mental health होता है, social Yes. health होता है। Yes. हम एज अ क्लिनिशियन ज्यादा फोकस करते हैं उनके फिजिकल हेल्थ के, Correct. And बट डाइट yes. प्लस जो ऑन्को रिहैब एक्सरसाइजेस Yes. होते हैं, Yes. प्लस जो हम प्रोसेसेस प्रोवाइड करते Yes. हैं, वो सारा पेशेंट के मेंटल वेलबींग और सोशल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Correct. Thank you, ma'am. Because when we talk about cancer, it's not like thyroid कि आपने एक medicine ले ली and सब कुछ control में आ गया. It's cancer and you need like a holistic approach. वेरी मच। सब कुछ ही उसमें उतना ही important है जितना कि मेडिसिन या सर्जरी लेना, क्योंकि इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द मेजर फियर इज ऑफ रिलैप्स। यस, क्योंकि हर किसी को, मतलब आई फील एवरीवन हैज दिस थॉट कि कैंसर है, इसको वापस हो सकता है कैंसर, यू नो, वो भी एक चीज है जिसकी वजह से भी लाइफस्टाइल लाइक टू हैव अ गुड लाइफस्टाइल इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, काफी बार पेशेंट, मैक्सिमम पेशेंट फॉलोअप पे आते हैं। फॉलोअप इसलिए इंपॉर्टेंट है, फॉलो पहले होता क्या है, ट्रीटमेंट के बाद ड्यूरिंग इनिशियल डेज वी कॉल वेरी फ्रीक्वेंटली टू सी हाउ दे आर ओवरकमिंग देयर टॉक्सिसिटीज। राइट, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर के टच में कंटिन्यूअसली रहो, ताकि कोई भी सिम्टम हो, नॉट ओनली इन ब्रेस्ट बट कहीं भी,
तो इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। काफी बार होता है कि गैस ज्यादा बन रहा है, अल्ट्रासाउंड कराया, लिवर मेट्स आ गया। रिकरेंस होगा कि नहीं ये डिपेंड करता है स्टेज, मॉलिक्यूलर मार्कर। हर टू पेशेंट में टीएनबीसी या रिकरेंस का रिस्क हमेशा ज्यादा रहता है। ER-PR पॉजिटिव में रिकरेंस का रिस्क कम होता है, कम का मतलब जीरो नहीं होता है। तो फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। And when as you mentioned कि cancer rehab, breast cancer में भी equally I feel rehabilitation उतना ही important है जितना any other disease में. Very much. As I said, we are dealing with a living being who has has right to have access of best mental health and social health as well. Right. Physical health के अलावा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिहैब में प्लस जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, सपोज करिए हमने एक्सिल लिम्फ नोड डिसेक्शन किया है प्लस रेडिएशन किया एक्सिला में, तो काफी बार चांसेस होते हैं अगर पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया, अपने ऑपरेटेड हाथ से बहुत ज्यादा वेट उठाया लंबे समय तक, वैक्सिंग करा रहे हैं, इंजरी हो रही है, या फीमेल हैं घर में काम करना है, रोटी बना रही हैं, या बहुत ज्यादा फिजिकल बच्चा उठा रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ऑन्को रिहैब टीम से मिलिए, सारे प्रिकॉशंस को समझिए। Okay. जब आप उस प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे तो काफी कम चांसेस होते हैं कि आपको लिम्फेडिमा होगा। Okay. पहले बहुत मिलता तब काफी कम। क्यों? क्योंकि सर्जरीज बहुत एडवांस हो चुकी है और रेडिएशन भी बहुत एडवांस हो चुका है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स। यू नेवर नो कि किस पेशेंट में लिम्फेडिमा हो जाए। Okay, तो लिम्फेडिमा एक अब उतना कॉमन नहीं है, नॉट वेरी कॉमन, बट येस दैट इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ entire treatment. So ma'am, when we talk about radiation, there's this thing कि people feel कि radiation लेने से the area becomes dark, या फिर वो radiations इसलिए भी avoid करना चाहते हैं कि इतना उनको समझ नहीं आता है कि what exactly are the rays doing. So radiation is basically supplementary treatment in case of CA breast. Surgery हो जाती है, अगर breast conserve किया गया है तो 100% patient में हमें radiation देना ही होता है until and unless कोई contraindication हो। Okay. अगर MRM हुआ है मतलब पूरा breast हटाया गया है और early stage है तो उसमें radiation skip किया जा सकता है। Okay. पहले रेडिएशन दिया जाता था 5 हफ्ते 6 हफ्ते, उसको मिनिमाइज करके अब 3 और 4 वीक्स हो गया है। अब उसको भी मिनिमाइज करके 5 फ्रैक्शन में खत्म होता है। Okay. So कितना फ्रैक्शन देना है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके हिस्टोपैथोलॉजी क्या है। तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। अब रेडिएशन करता क्या है? रेडिएशन जो है जो आपके माइक्रोस्कोपिक डिजीज है, यहाँ या वो एरियाज जहाँ पे पोटेंशियल रिस्क है रेकरेंस का, और अब इतने एडवांस मशीन आ गया, प्लस हम ब्रेस्ट में रेस्पिरेटरी गेटिंग करते हैं क्योंकि चेस्ट वॉल या ब्रेस्ट के नीचे लंग और हार्ट होता है। Right. हमें वहां भी डोज को मिनिमाइज करना होता है। Okay. तो ब्रेस्ट कैंसर में इट्स ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप जहां भी करा रहे हो कोशिश करें कि रेस्पिरेटरी गेटिंग या DIBH या ब्रेथ होल्ड टेक्निक, जिससे हम चेस्ट वॉल और हार्ट के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। Okay. Okay. तो डोज कम जाएगा, तो लॉन्ग टर्म जो पहले कुछ केसेस में कार्डियक टॉक्सिसिटी होती थी वो कम हो जाती है। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में, स्पेशली अगर उनको टारगेटेड थेरेपी जैसे ट्रास्टोजोमैब चल रहा है, तो इन पेशेंट्स में रेकमेंडेड होता है कि हम ब्रेथ होल्ड या मतलब ये जो गेटिंग टेक्निक है उससे हम ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करें। तो ये है कि हम कैसे मिनिमाइज करते हैं कि रेडिएशन उसी जगह पे जाए जहां पे इंटेंडेड है, वहां ना जाए जहां पे इंटेंडेड नहीं है, या जहां पे लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी होती है। अब रही काले होने की बात, तो कुछ पेशेंट में हमें डेलिबरेटली सरफेस पे डोज ज्यादा देना पड़ता है। अगर कभी कभी मार्जिन क्लोज है या लगता है कि रिकरेंस का रिस्क है तो हम उस एरिया को ज्यादा डोज देते हैं। तो कुछ केसेस में, और अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है या किसी का फेयर स्किन बहुत ज्यादा है, तो उनमें हो सकता है, जिसको हम काला नीम डर्मेटाइटिस कहते हैं, उनमें डर्मेटाइटिस हो सकता है। और अगर BCS हुआ है, बल्कि ब्रेस्ट है, बहुत पसीना होता है, स्किन रब करती है, उनमें भी डर्मेटाइटिस का रिस्क ज्यादा होता है। बट ये सारे साइड इफेक्ट बहुत ट्रांजिएंट होते हैं, ट्रीटमेंट खत्म होने के 5 to 6 वीक्स में सब खत्म हो जाता है। तो भी हम यही समझाते हैं ये सब बहुत छोटे छोटे कष्ट हैं, ठीक है, जो आपको लंबे कष्ट से बचाता है। थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, इट्स दैट वे। एंड देन जस्ट वन थिंग कि जो भी हम ट्रीटमेंट, कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। आई मीन इट्स लाइक कि कीमोथेरेपी स्टार्ट करना, आई मीन मेरा हेयर फॉल हो जाएगा, आई मीन आई एम गोइंग टू लुक बैड। ऑलरेडी ब्रेस्ट एक्सिशन का तो स्ट्रेस रहता ही है, बट देन पूरे बाल निकल जाना, देन नॉशिया फील करना। सो हाउ कैन पेशेंट्स डील विद दिस, विद दिस
साइड इफेक्ट्स आर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. क्योंकि मेडिसिन बहुत अच्छी आ गई, तो हम जब अगर पेशेंट का कीमो प्लान करें तो हम प्रोफाइलेक्टिकली कुछ मेडिसिन देते हैं. कीमो के जो इन्फ्यूजन होता है उसमें हम देते हैं, प्लस पेशेंट जब डिस्चार्ज होते हैं, ज्यादातर कीमो 1 दिन में हो जाता है, फिर हमें 21 डेज का जो मेडिकेशन देते हैं उससे काफी कम पेशेंट्स को ज्यादा नॉशिया, वॉमिटिंग कंप्लेन काफी कम हो गया है. और जो आप हेयर लॉस की बात कर रहे हैं, पहले तो वो ट्रांजिएंट होता है, बाद में आ जाता है. दूसरा, कूल कैप आ चुका है कि जब कीमो लग रहा है तो आपको कूल कैप वेयर करके कीमो इन्फ्यूजन कराओ, तो वहां पे डोज कम जाता है. डोज कम जाएगा तो हेयर फॉल कम होगा. तो आपको जिस साइड इफेक्ट से बचना है, सबका सोल्यूशन है. जस्ट कि वी हैव मेनी थिंग इन बास्केट, वी हैव मेनी थिंग टू ऑफर. पेशेंट कितना अवेल करते हैं. करेक्ट. आई मीन तो साइड इफेक्ट इसमें हो गया. ब्रेस्ट का जो एक साइड इफेक्ट की सर्जरी के बाद पूरा ब्रेस्ट हट जाएगा, तो वी हैव BCS एंड ऑन्कोप्लास्टी टू ऑफर. तो आपका ब्रेस्ट कंजर्व हो जाता है, कॉस्मेसिस मेंटेन रहती है. फिर रेडिएशन का होता है कि स्किन काला होता है या डोज, तो बहुत एडवांस टेक्निक आ गया है जिसमें डोज हम बहुत लिमिट करके रखते हैं. साइड इफेक्ट भी लिमिटेड रहता है, तो वो भी. और प्लस जो हार्मोनल ट्रीटमेंट है उसके जो साइड इफेक्ट्स है, तो वो हम पहले से पेशेंट को ट्रेन कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमनली हमारा टेमोक्सिफेन चलता है. अब उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है कि आपका एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेशिया होता है. तो पेशेंट को हम बताते हैं कि रेगुलर बेसिस पे आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, एंडोमेट्रियल थिकनेस देखना है. अगर वो बढ़ता है देन वी हैव टू इंटरवीन. इसी तरह जो हार्मोनल में हम लेट्रोजोल देते हैं, उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है कि ऑस्टियोपोरोसिस होती है. हमें पता है, पेशेंट को समझा देते हैं. पहले से ही हम बोन हेल्थ का ध्यान रखते हैं. विटामिन डी, डेक्सा स्कैन, कैल्शियम, जो भी इंटरवेंशन वो पहले से पेशेंट कराते हैं, और बीच बीच में हम उसको रिपीट करते रहते हैं. तो इफ यू नो द साइड इफेक्ट, इफ यू नो द प्रॉब्लम, वी कैन ऑलवेज ऑफर द सोल्यूशन. सो अभी ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट पहले के कंपैरिजन काफी लेस टॉक्सिक हो गया है, एंड पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी बेहतर हो गई है पहले के कंपैरिजन, ड्यू टू एडवेंट ऑफ मेनी न्यू टेक्निक्स एंड मॉडर्न मेडिसिन. सो यू नो, आई मीन सिटिंग विद यू टुडे, आई मस्ट टेल यू कि इतना इंसाइटफुल एपिसोड है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आई डोंट थिंक मैंने कहीं भी कोई और पॉडकास्ट में या कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखी है. तो बिग थैंक यू टू यू. You know, before concluding, like a very important message that you would like to give to our viewers for our Breast Cancer Awareness Month. Okay. First of all, thank you for giving this opportunity. Regarding breast cancer, yes, breast cancer is one of the most common cancer, not only in India, across world, but it is one cancer which is easily detectable if we go ahead with screening, timely screening, age appropriate screening, प्लस मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो कि पीरियड्स खत्म होने के 5 to 6 डेज के बाद करना चाहिए. इसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं. प्लस रेगुलर क्लिनिकल चेकअप. और ये मैं सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं इन जनरल, क्योंकि मैं बहुत सरप्राइज होती हूँ जब लोग हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं. आप अपनी कार की जो सर्विसिंग हर साल कराते हैं, बेस्ट कार लेते हैं, बेस्ट इंश्योरेंस कराते हैं, बट व्हाट अबाउट हेल्थ? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरी इंडिविजुअल शुड बी इंश्योर्ड. अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपको या आपकी फैमिली मेंबर्स को उस इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाए. अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपका ट्रीटमेंट कभी भी पैसे की वजह से नहीं रुकेगा. दूसरी चीज, ब्रेस्ट कैंसर इज क्यूरेबल अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है. अगर आपको किसी भी तरह का लम्प फील हो रहा है, या ब्रेस्ट में या स्किन में या निपल में या एक्जिला में किसी भी तरह का चेंज लग रहा है विच इज नॉट नॉर्मल, और ये तब पता चलेगा जब आप हर मंथ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे. तो जब भी कोई चेंज हो, प्लीज गो एंड सी योर डॉक्टर. हम कल करेंगे, कहीं कैंसर तो नहीं निकल आया, ये थॉट दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर कैंसर हो गया तो वो आपके सोचने से नहीं टलेगा, वो बढ़ेगा. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अर्ली अवेयर हो जाए, अर्ली डिटेक्ट हो जाए. और जैसे ही अगर आपका कैंसर डिटेक्ट होता है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है. अब इतनी एडवांस टेक्निक आ गया है कि आपकी सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल, टारगेटेड रेडिएशन, सब कुछ मिनिमल टॉक्सिसिटी के साथ होता है, एंड यू कैन लीड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. अच्छे ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. काफी बार होता है कि पेशेंट को लगता है ट्रीटमेंट नहीं शुरू हो रहा है, सिर्फ जांच कर रहे हैं. अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी भेज रहे हैं तो इट विल टेक 4 to 5 days टू कम. अगर हम जेनेटिक टेस्ट भेज रहे हैं, इट विल टेक सम टाइम टू कम. सो हैव पेशेंस, क्योंकि जब आपका पूरा रिपोर्ट, हिस्टोपैथोलॉजी, पेट स्कैन, मॉलिक्यूलर मार्कर आ जाता है, तभी आपका स्टेज, किस कैटेगरी का कैंसर है और उसमें क्या बेस्ट मेडिकेशन या बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है, प्लान किया जा सकता है. सो हैव पेशेंस, हैव ट्रस्ट ऑन योर डॉक्टर, डोंट डिले,
ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट समय से खत्म होना चाहिए। काफी बार पेशेंट ब्रेक ले लेके ट्रीटमेंट कराते हैं, उससे ट्रीटमेंट और खराब हो जाता है। तो अगर आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है और डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं कि आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे होना है, तो इट हैज टू बी डन। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपने ट्रीटमेंट को बीच में रोका तो कैंसर सेल और एग्रेसिव तरीके से वापस आ सकता है, या अगर अभी है, खत्म नहीं हुआ है, तो एग्रेसिव तरीके से बढ़ सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है, और जो मेडिसिन अभी काम करी हो सकता है बाद में काम ना करे। तो हर कैंसर डॉक्टर आपको हमेशा यही एडवाइस करेंगे कि ट्रीटमेंट में ब्रेक नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट विल वर्सन योर रिजल्ट। एंड एट लास्ट, ब्रेस्ट कैंसर इज क्यूरेबल, and even if you come in advanced stage, it is manageable and you can lead a good quality of life with modern medicines and modern technology. So there's like a very short segment that I have for you. So these are some questions जो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया या चैट जीपीटी या गूगल पे लोग जाके पूछते हैं ज्यादातर. तो I feel that no one better than you can answer these questions for us. First one is कि what exactly is breast cancer, और मतलब कि why इतना हेल्थ इशू क्यों बन गया है ये आज? Breast cancer is abnormal proliferation of normal breast tissues. Abnormal proliferation, and also it has tendency to infiltrate surrounding structure, chest wall हो गया, skin हो गया, lymph nodes, and spread throughout the body via blood vessels. Okay. Breast cancer एक major issue इसलिए हो गया because life expectancy has increased. Second, एक्सेस टू डायग्नोस्टिक टूल हैज इंक्रीज। पहले हो सकता है अब हर सिटी में या हर डिस्ट्रिक्ट में कैंसर हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक मोडालिटीज हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर जो पहले एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते थे, अब बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है। Okay. जब डिटेक्शन होगा तो नंबर वैसे भी ज्यादा दिखेगा। थर्ड, लेट मैरिजेस, नॉट हैविंग किड्स, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, स्ट्रेसफुल लाइफ, जो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, स्लीप साइकिल चेंज हो गई है, दैट इज टेकिंग अ टोल ऑन योर हॉर्मोन्स। और शरीर में जैसे ही हार्मोन बढ़ेगा, इट इज गोइंग टू have some impact on your breast health. Okay. Also, very early menarche and late menopause. जैसे पहले हम देखते थे बच्चों को 13-14 years पे menstruation cycle शुरू होता था, बट अब क्या है 8-9 years पे periods start हो रहे हैं, right. और खत्म भी अब लेट हो रहा है। तो अगर जो ये ड्यूरेशन जितना ज्यादा रहेगा, बॉडी में हार्मोन उतने सालों तक ज्यादा रहेगा, और आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क उतना ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट इज मेनी पीपल बिलीव कि टाइट ब्रा पहनने से भी ब्रेस्ट कैंसर के इश्यूज बढ़ जाते हैं। किसी रिसर्च में अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। Okay. फिर डिओड्रेंट्स या हेयर डाई यूज करने से, बगल में डिओ लगाने से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। किसी रिसर्च में प्रूव नहीं हुआ है, बट देन इफ यू आर अप्लाइंग एनीथिंग ऑन योर बॉडी, मेक श्योर इट इज ऑर्गेनिक, क्योंकि अब बहुत सारे कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं जिसमें बहुत चीप केमिकल्स, मेटल्स यूज होते हैं, और हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, और स्किन से सब कुछ एब्जॉर्ब होता है। आप जो पेन के लिए जेल लगा रहे हैं वो भी तो एब्जॉर्ब होता है। करेक्ट। तो जब आप कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं वो भी एब्जॉर्ब हो रहा है, या जो डीओ यूज कर रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक अच्छे ब्रांड का यूज करें, और आप प्लीज इंग्रेडिएंट देखें। बहुत ज्यादा केमिकल्स किसी भी फॉर्म में, चाहे आप इंजेस्ट कर रहे हो चाहे अपने बॉडी पे अप्लाई करें, भले रिसर्च में प्रूव ना हुआ हो, बट अवॉइड इट। ओके। तो अगर मेरी मम्मी या सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, इसका मतलब मुझे भी होने के चांसेस बहुत हाई है। अगर मम्मी और बहन को हुआ है तो एडवाइजेबल टू गो अहेड विद जेनेटिक टेस्टिंग। यस, चांसेस हैं, लेकिन जब तक वो जेनेटिक टेस्ट में नहीं आता है, वी कैन नॉट से यस। सो इज माय ब्रेस्ट कैंसर कंटेजियस? आई मीन, कैन इट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? नो नो नो, क्योंकि यूजुअली ऐसे होता है कि women, I mean, their sexual life gets affected. They feel कि वो spread हो जाएगा या contagious होता है। नहीं, contagious वो चीजें होती हैं जो ड्रॉपलेट में हो, वायरस में हो, या बॉडी फ्लूइड से निकले, किसी भी तरीके से। तो ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट एट ऑल कंटेजियस। इन फैक्ट कोई भी कैंसर कंटेजियस नहीं है। सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इंजरी या एनी काइंड ऑफ जर्क टू द ब्रेस्ट, तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर या लंप होने के चांसेस होते हैं? लंप हो सकता है, बिकॉज अगर इंजरी हुई है, हो सकता है वहां पे नेक्रोसिस हो, फिर वो ऑर्गेनाइज हो जाए, लंप बन जाए। ओके। बट वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं बन सकता है। ओके। ये तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर बायोप्सी या मैमोग्राम कराते हैं तो इससे ब्रेस्ट कैंसर फैल जाता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में नहीं, किसी भी कैंसर में। पहले तो ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज, पूरा ट्रीटमेंट रिवॉल्व करता है आपकी बायोप्सी रिपोर्ट पे, आपके मॉलिक्यूलर मार्कर पे। करेक्ट। प्लस आपकी जो सर्जरी होती है उसमें वो देखना होता है कि ब्रेस्ट कैंसर में जो लंप है वो एक्चुअली कहाँ, उसे लोकलाइज करना होता है। तो ये सब बहुत
बेसिक टेस्ट है, आपका ट्रीटमेंट कभी प्लान ही नहीं हो सकता अगर बायोप्सी नहीं हुई है तो। ट्रू। सो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको इन मिथ्स के साथ जाना है और अपनी बायोप्सी डिले करानी है, Correct. या आपको बायोप्सी करा के रिपोर्ट हाथ में चाहिए कि क्या स्टेज है, क्या क्राइटेरिया, मतलब किस तरह के क्या मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, एंड गो हेड विद ट्रीटमेंट, क्योर हो जाए या वेट करते रहें। देखिए जो भी ये हम टेस्ट कराते हैं, दीज आर अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, इंटरनेशनल गाइडलाइंस होते हैं। अब वो गाइडलाइन कैसे बनते हैं, वो 1000 ऑफ पेशेंट्स पे टेस्ट होता है, राइट। ठीक है। तो हमेशा ये बेटर होता है कि आप उन चीजों को फॉलो करें जो ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट के साथ वर्क कर चुका है, उनको ट्रीट कर चुका है, रादर देन आइसोलेटेड 2-3 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख के अपने डिजीज को हल्के में लेना और इग्नोर करना। करेक्ट। तो ऑलवेज trust on facts, always trust on evidences. Yes, and the information coming from doctors. And Yeah, the second, of course. The second And last, qualified doctors. yes. So second last question ये भी है कि people say कि because उसके breast size या ज़्यादा था या dense breast है इसीलिए उसको breast cancer हो गया। I mean, डेंसिटी, या देखिए किसी भी चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो रिस्क ज्यादा हो सकता है, दैट इज, बट दिस इज वेरी मीनियल रिस्क फैक्टर। ओके। एंड द लास्ट वन इज ये जो फेथ हीलर्स या हर्बल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो बोलते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कंप्लीटली क्योर कर देंगे, हाउ इफेक्टिव आर दे? देखिए मैं बहुत अगेंस्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि जब पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे मैंने बोला इट हैज टू बी होलिस्टिक ट्रीटमेंट, तो आप अपना मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट कराइए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपको सर्जरी जो भी रेकमेंडेड है एज पर स्टेज। बट अगर कोई चीज आप लेते हो, जैसे हम भी सप्लीमेंट्स कभी कभी ऐड करते हैं, क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी डेवलप करनी है, कैल्शियम लेना ही लेना है, मल्टीविटामिन लेना ही लेना है, तो वो हम रेकमेंड करते हैं। बट देन काफी बार जब हमें कोई दवा मिलती है जिसका इंग्रेडिएंट हमें नहीं पता, वो लिवर पे क्या टॉक्सिसिटी कर रहा है, प्लस जो हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं उसे क्या क्रॉस रिएक्शन कर रहा है, जब हम, क्योंकि हम लोग बेसिकली मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, वही पढ़े हैं, तो मैं उस पर कमेंट कर सकती हूँ। अगर हम 2 मेडिसिन दे रहे हैं तो विल मेक श्योर कि दोनों इंटरेक्ट ना करें। बट अगर मैं कोई मेडिसिन दे रही हूँ, बाहर से कुछ और आ रहा है, उसमें क्या है मुझे नहीं पता, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है नहीं पता, तो वी वोंट एडवाइस इट। तो इट्स अ बैलेंस। अगर आप नेचुरल फ्रूट्स ले रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, तुलसी ले रहे हो, पुदीना ले रहे हो, दैट इज डेफिनेटली यू शुड टेक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप पाउडर फॉर्मुलेशन में कुछ जिसका इंग्रेडिएंट नहीं क्लियर है, अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है कि उसमें क्या है, I would ask to avoid. अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि बेटर वैल्यू हम आपको सर्व कर पाएं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एटलीस्ट विद 1 पर्सन जिससे ये एपिसोड देखकर उनके लाइफ में एक बेटर चेंज आए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी।